Hello, students. So, let us now discuss the exceptions to the law of demand. Law of demand do not work in all the situations. So, there are few situations where this law of demand will not work. So, first is articles of distinction or luxurious goods, and it is also called status goods, symbol goods, या ostentation goods. So, in case of super luxurious goods, what happens कि if their price become less, if the price fall, then people will not feel like buying them. Okay, वो जो रिच लोग हैं उनको लगेगा अब इसमें इतना स्टैंडर्ड नहीं है. सो अगर उनका प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल होता है तो उनकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी, बिकॉज दीज आर लग्जरियस गुड्स. आई होप यू आर क्लियर. देन गिफन गुड्स. So already I have explained the basic concept. Giffen goods are inferior से भी inferior वाले goods. So these are highly inferior goods. Suppose let's say कि कोई goods है, okay, these are highly inferior goods. वो बेचारे गरीब लोग हैं वो लेते हैं. But suppose उसका price गिरेगा तो these people will feel that कि they are no more good for our health, या उसकी क्वालिटी और भी डाउन होगी, उसको कंज्यूम करने से कुछ नुकसान होगा. तो इन केस ऑफ हाईली इंफीरियर गुड्स जब उसका प्राइस और भी गिरता है तो दिस पुअर पीपल विल फील दैट कि अब उसको लेने से उनकी हेल्थ पर खराब असर हो सकती है. सो दे विल रिड्यूस देयर डिमांड, दे विल रिड्यूस. एंड अगर गिफन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज कंज्यूमर विल फील दैट कि नाउ इट इज़ actually become better in quality, and now it is actually more worthy to buy it. They will feel that there is increase in quality, इसलिए प्राइस बढ़ा होगा. तो गिफन गुड्स में प्राइस गिरता है, डिमांड गिरती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है. Okay, so I hope you are clear about this. Now there was one person with the name Robert Giffen. So he observed that के in Britain low paid British workers, वो मेनली क्या है, हेयर इन इंडिया वी ईट चपाटी, दे एक्चुअली रिलाई ऑन ब्रेड. तो ब्रेड उनका मेन प्रोडक्ट है कंजम्पशन के लिए. नाउ ब्रेड के प्राइस जब बढ़े तो ही ऑब्जर्व दैट कि उल्टा ब्रेड की डिमांड और बढ़ गई, यानी लो क्वालिटी के जो ब्रेड्स थे उनकी प्राइस बढ़ी तो वो लोग उल्टा ज़्यादा लेने लगे. बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गिफन्स पैराडॉक्स. ओके, इसको कहा जाता है गिफन्स पैराडॉक्स. तो यहाँ पर जब उसका प्राइस फॉल होता है बराबर, तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है वो बढ़ती है, क्योंकि पैसे का परचेसिंग पावर बढ़ा. और अगर कोई कस्टमर की एक्चुअल इनकम भी अगर बढ़ जाती है तो दे विल ट्राई टू बाय नॉर्मल गुड्स एंड नॉट द गिफन गुड्स. ओके, एक गरीब इंसान सड़े हुए एप्पल लेता है बिकॉज वो अच्छे एप्पल ले नहीं सकता, लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो ही विल ट्राई टू बाय मोर ऑफ नॉर्मल गुड, और वो जो सड़े हुए एप्पल जो गिफन गुड्स है उसकी डिमांड और भी वो कम कर देगा. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग. ओके, नाउ I want to explain you one table here. हाँ, so please try to remember this. Okay, uh, for given goods price effect is positive and income effect is negative. देखो, नॉर्मल गुड्स में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होती है. प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है. इसीलिए डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल गुड्स में होती है. बट इन केस ऑफ गिफन गुड्स आप देख सकते हो डिमांड का भी अपवर्ड स्लोपिंग. सो गिफन गुड्स का भाव बढ़ा, पीपल विल फील दैट ये तो अच्छी है क्वालिटी में, दे विल बाय मोर. उसका प्राइस गिरा, पीपल विल फील दैट कि इसकी क्वालिटी तो और भी डाउन हो गई, अब ये शायद सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो उसकी डिमांड और भी कम होगी. सो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. Price effect is positive in case of given goods. Okay, now income effect. देखो, नॉर्मली इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है. बट गिफन गुड्स में ऐसा नहीं होगा, रिवर्स हो जाएगा. गिफन गुड्स में ये दोनों ही सिचुएशन बिकम्स ऑपोजिट. सो इन केस ऑफ गिफन गुड्स अगर कस्टमर की डिमांड बढ़ी तो वो सड़े हुए एप्पल की जगह पर अच्छे एप्पल लेगा. ओके, तो सड़े हुए एप्पल जो गिफन गुड्स के उसकी डिमांड और भी कम हो जाएगी. सो
यहाँ पर देखो, इनकम अगर लेट से कि उस कस्टमर की इनकम बड़ी है तो वो गिफन गुड्स कम लेगा, अच्छे वाले गुड्स लेगा, सो गिफन गुड्स की डिमांड गिरेगी। सो यहाँ पर प्लीज नोट, यहाँ पर देर इज इनकम ऑन वाई एक्सिस, यहाँ प्राइस मैंने नहीं लिखा है। सो डिमांड कर्व यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ गिफन गुड्स। नेगेटिव का मतलब है इनवर्स, इनकम बढ़ेगी, गिफन गुड्स की डिमांड कम होगी। नाउ रिमेंबर दिस टेबल, ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, अगर कोई चीज़ नॉर्मल है तो इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये नॉर्मली होता है। बट इन केस ऑफ गिफन गुड्स क्या होगा, इन केस ऑफ गिफन गुड्स इनकम बढ़ेगी तो वो उल्टा गिफन गुड्स कम लेगा, ओके, बाकी अच्छी वाली चीज़ लेगा। और अगर उसकी इनकम कम हो जाएगी, ओके, तो वो क्या करेगा कि ये जो गिफन गुड्स है वो ज़्यादा लेगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। यानी इनकम बढ़ने से उसकी गिफन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट याद रखना है, वेन एवर प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट बिकम्स लोअर, तो सब्स्टिट्यूट के कंपैरिजन में आपकी चीज़ सस्ती हो गई है, आपने की नहीं है, सो ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपकी चीज़ हमेशा ज़्यादा डिमांड होगी, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली योर गुड इज चीपर एंड पीपल विल बाय मोर ऑफ योर गुड, तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। सो देर इज डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। एंड प्राइस इफेक्ट इन दोनों से बनता है, इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन। सो प्राइस इफेक्ट में एकदम सिंपल वर्ड्स में इतना याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स में प्राइस इफेक्ट इन्वर्स होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है। बट इन केस ऑफ गिफन गुड्स डायरेक्ट हो जाता है, प्राइस बढ़ेगा गिफन गुड्स का तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, ओके, बिकॉज दे विल फील ये तो अच्छी गुड्स है, प्राइस गिरेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज दे विल फील ये तो बहुत ख़राब है। सो ये टेबल आप क्या है समझ पाए होंगे। नाउ let us discuss few more concepts here. Exceptions may irrational judgment, because some consumers are irrational, they are not normal consumers। कुछ लोग होते हैं ना, okay, they will feel that कि more price means more quality, यानी जितना प्राइस बढ़ेगा उनको लगेगा उतनी अच्छी क्वालिटी है, दे विल बाय मोर, तो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क। अगर कस्टमर ऐसा मानता है कि हायर प्राइस इज़ बेटर क्वालिटी तो ये इरेशनल कस्टमर हुआ, ओके, तो उसका जजमेंट इरेशनल है तो वो हायर प्राइस पे उल्टा ज़्यादा लेगा, लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क। देन फैशन, ओके, टू इट फैशन लोगों के आंखों पर पट्टी बच जाती है, इवन इफ दैट गुड इज नॉट कॉस्टिंग दैट मच, बट फैशन में है तो पीपल विल बाय, ओके, दे विल बी डिमांडेड इवन एट हायर प्राइसेस। देन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, अच्छा, सोल्ट मेडिसिन, ओके, उस पर प्राइस बढ़ेगा तो भी आप उतना ही लोगे, ओके, एंड यू डोंट हैव ऑप्शंस, इसका मतलब सेम क्वांटिटी डिमांड होगी, लॉ ऑफ डिमांड तो कहेगा कि लेस क्वांटिटी, बट यहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। दैन सीजन या वेदर, ओके, तो देर आर सम सीजनल गुड्स, सो ड्यूरिंग द सीजन यू विल बाय, दिवाली है, स्वीट्स के प्राइस ज़्यादा है तो भी बाय करना ही है, यू विल बाय इवन इन द हायर प्राइसेस। अच्छा, देन फियर ऑफ शॉर्टेज इन फ्यूचर, सपोज इफ़ यू फील दैट कि फ्यूचर में वो आइटम शॉर्ट होने वाली है तो टुडे हाई प्राइस होगा तो भी आप ज़्यादा बाय करोगे, ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क। देन इग्नोरेंस, सपोज आपको मार्केट में प्राइस पता ही नहीं है, यू आर इग्नोरेंट अबाउट मार्केट प्राइसेस, तो हो सकता है अभी ज़्यादा प्राइस हो तो भी आप ज़्यादा ले लो, सो इट इज़ पॉसिबल यू मे एंड अप बाइंग मोर इवन एट द हायर प्राइसेस। नाउ डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कैसे डिराइव हुआ है, ओके। नाउ देखो, दिस चैप्टर हैज़ रिलेशन विद द अर्लियर चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस।
सो इन यूटिलिटी एनालिसिस हमने ये देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, प्राइस कांस्टेंट होता है, ओके। और कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलता है जब ये दोनों सेम होते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस, ओके, वो दोनों सेम है। जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी वो अगर ज़्यादा है ये वाले एरिया में, सो कंज्यूमर विल गो ऑन बाइंग, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो दोनों इक्वल ना हो जाए। तो लॉ ऑफ डिमांड इससे भी डिराइव हुआ है। अब ये कैसे कि जब प्राइस फॉल होता है ना, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग मोर यूटिलिटी, और आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। इट मीन्स यू विल बाय मोर, ओके। तो लॉ ऑफ डिमांड इस साइकोलॉजी के ऊपर भी बेस्ड है। यू विल गो ऑन बाइंग जब तक ये इक्वल नहीं होता, बिकॉज प्राइस गिरने से ये एम यू ऑफ एक्स ज़्यादा है, यानी आप यहाँ से ऊपर वाले एरिया में आ गए तो यू विल बाय मोर। देन वन मोर लॉ विच वी डिस्कस्ड इन दैट यूटिलिटी एनालिसिस, दैट इज इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ये सिंगल कमोडिटी का था, एक ही आइटम थी, ओके, प्राइस ऑफ एक्स एक ही आइटम थी। बट इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस वी नो दैट के रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ पहली आइटम शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ दूसरी आइटम। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो जाएगा, एक्स का प्राइस गिरा, तो क्या होगा कि दिस इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब। अब डिनोमिनेटर अगर कम हो गया तो वैल्यू बढ़ जाएगी, सो दिस विल बिकम मोर। और हमने उस चैप्टर में भी सीखा था कि जब ये बड़ा है, यानी एम यू ऑफ एक्स को आपको कम करना है और मार्जिनल यूटिलिटी कम करनी है, तो कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, एक्स को ज़्यादा लेना पड़ेगा, ओके। सो कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ वाई। सो इससे भी पता चला कि एक्स का प्राइस गिरता है तो यू विल बाय मोर ऑफ एक्स, okay. Now most important concept here in the chapter is coming up, so that is change in quantity demanded. So पहले एक समरी आपको दे देता हूँ कि there are basically two types of concepts which we are supposed to remember in detail: change in quantity demanded and the change in demand. Now change in quantity demanded तब होता है जब ओन प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। बट चेंज इन डिमांड, देखो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड नहीं है, चेंज इन डिमांड तब होता है जब अपार्ट फ्रॉम ओन प्राइस बाकी के जो चार फैक्टर्स है उसमें चेंज है। सो व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब प्राइस को छोड़ के अदर फोर फैक्टर्स में चेंज है एंड डिमांड चेंज हुई, देन इट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। यहाँ पर वर्ड है जस्ट डिमांड, हियर वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑन प्राइस की वजह से होता है। ऑन प्राइस गिर भी सकता है, इन दैट केस क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, और ऑन प्राइस बढ़ भी सकता है, इन दैट केस क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। एंड हियर वी हैव ओनली वन डिमांड कर्व। इन केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वी हैव ओनली वन डिमांड कर्व। आप ये डायग्राम्स देख सकते हो, देयर इज ओनली वन डिमांड कर्व इन बोथ द डायग्राम्स। देखो प्राइस ऑफ एक्स गिरा, फ्रॉम हियर यू कैन सी कि प्राइस अगर डाउन होता है तो डिमांड बढ़ती है। पहले कंज्यूमर पॉइंट ए पर था, 5 प्राइस पर वो 2 डिमांड कर रहा था, एंड प्राइस 5 का 3 हो गया, प्राइस रिड्यूस हो गया एंड डिमांड 2 का 4 बढ़ गया। सो देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो याद रखना है कि अगर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड है तो देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, क्योंकि सेम डिमांड कर्व है, एक ही डिमांड कर्व है, ओके। एंड इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड या फिर एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एंड रिवर्स सिचुएशन इज जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा, सेम डायग्राम है, एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इट मीन्स डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड हुआ है।
and there is upward movement along the demand curve, you are able to see. एंड ये डाउनवर्ड मूवमेंट और ये अपवर्ड मूवमेंट दोनों ही सिचुएशन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए है, और ये क्यों हुआ है? ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस है। और यहाँ पर एक ही डिमांड कर्व होती है, देयर इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ओके, एक्सपांशन में डाउनवर्ड मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। अच्छा, नाउ अनदर थिंग, चेंज इन डिमांड, ये होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ओन प्राइस को छोड़ के जो अदर 4 फैक्टर्स है उसमें चेंज होगा। तो देर आर 2 पॉसिबल सिचुएशंस, देर कैन बी इंक्रीज इन डिमांड और देर कैन बी डिक्रीज इन डिमांड। देखो, डिमांड इंक्रीज हो सकती है। अब कौन से फैक्टर्स में क्या चेंज होने से डिमांड इंक्रीज होगी? तो लुक हियर, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा, we know that there is direct relationship between the price of substitute goods and demand of our good. substitute कोका कोला का प्राइस बढ़ा, ओके, तो लोग हमारे प्रोडक्ट पेप्सी को ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, इंक्रीज इन डिमांड। रिवर्स, सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिरा, डिक्रीज इन डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और उसका प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस एंड हमारे गुड्स की डिमांड के बीच में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल का प्राइस गिरेगा तो हमारा प्रोडक्ट कार की डिमांड बढ़ेगी। ओके, एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। डिक्रीज कब होगा? जब पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री का भाव बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट कार की डिमांड कम होगी, डिक्रीज होगी। इनकम ऑफ कंज्यूमर, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इंक्रीज कब होगा डिमांड? जब इनकम इंक्रीज होगा। और डिक्रीज कब होगी डिमांड? जब उसकी इनकम डिक्रीज होगी। ओके, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर फेवरेबल चेंज है, पीपल आर लाइकिंग योर प्रोडक्ट, देन देयर विल बी इंक्रीज। And similarly, if there is unfavorable change, people are not interested in your product, then in that case there will be decrease in demand. If consumer expected कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो in that case we have increase in demand, क्योंकि आज की डिमांड बढ़ेगी, लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में भाव बढ़ेगा, आज ज़्यादा प्राइस पे भी वो ज़्यादा लेंगे, सो डिमांड विल इंक्रीज। एंड सपोज कंज्यूमर विल फील दैट कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, तो आज भले आप सस्ता बेचो वो भी नहीं लेंगे, उसको पता है कल और भी कम होगा। ओके, सो दीज आर द रीजन्स। देखो, इन सभी की डायग्राम्स तो कॉमन है। सो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, देखो प्राइस हमेशा सेम रखना है, बराबर। एंड देखो इन दोनों डायग्राम्स में प्राइस सेम है। एंड हियर देर विल बी शिफ्ट इन डिमांड कर्व, देर विल बी 2 डिमांड कर्व्स। ओरिजिनल डिमांड कर्व ये थी, 3 प्राइस पे 3 डिमांड कर रहा था, और अब वो सेम प्राइस है बट ड्यू टू ऑल दिस अदर फैक्टर्स अब वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है। तो देर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इसको हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, या आउटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस सेम है, डिमांड डिक्रीज हुई, तो देर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको बैकवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, इनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, या डाउनवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। ओके, शिफ्ट का मतलब है न्यू डिमांड कर्व हैज टू बी क्रिएटेड। So I hope you are able to understand the difference between change in quantity demanded and change in demand. Okay, so I feel that you are now clear about this chapter, which is actually very easy. Feel free to ask any doubts. Okay, bye bye.